हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थिएटर में रिलीज हुई न्यू मूवी द बकिंघम मर्डर। ये मूवी में लीड रोल में हम करीना कपूर को देखते हैं, पर मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये मूवी प्योर डिटेक्टिव जॉनर की है। आप लोग लास्ट तक गैस ही नहीं कर पाएंगे कि इन सब के पीछे कौन है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जसप्रीत यानी करीना कपूर को देखते हैं। उसके बेटे को एक साइको किलर ने शूट कर दिया। ये कोई इंटेंशनली शूट आउट नहीं था। वह साइको किलर दूसरों को खुश होते हुए नहीं देख सकता। वो एक पब में जाता है, एक गन निकालता है और रैंडमली लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसमें से एक जसप्रीत का बेटा भी होता है। तो इस आदमी ने कोर्ट रूम में सब कुछ कन्फेस कर लिया था और इसको जेल में डाल दिया जाता है। पर जसप्रीत तो उस दिन रात के सिनेरियो को भूल नहीं सकती। वो प्रोफेशनली एक कॉप होती है, फिर भी वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाती। उसको अंदर ही अंदर मानो यह सब कुछ खाए जा रहा था। बुलेट लगे हुए खून से लथपथ वो टी शर्ट उसने अभी तक संभाल के रखी है। वो चाहती है इस शहर को छोड़ के कहीं दूर चली जाए, तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी करती है और वह अप्रूव भी हो जाता है। उसका हस्बैंड के साथ पास्ट रिलेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए वह अपने बच्चे के साथ सेपरेट रहती थी, पर आज उसका बच्चा ही नहीं रहा। जब उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग होती है, वह गाड़ी लेके निकल जाती है। उसके पापा ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, वो भी कॉप होते हैं, पर उसने एक बात भी नहीं सुनी। उसने बोला, मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी अपने आप को थोड़ा संभालने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग होती है और वो गाड़ी लेके निकल जाती है। और उस लोकेलिटी में हम टीवी चैनल में देखते रहते हैं, सरकार कोशिश कर रही है नशा मुक्त शहर बनाने के लिए, पर बच्चे बहुत नशे की तरफ झुक रहे हैं। वो लोग नशा करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, इसी के साथ पाउडर वगैरह जो वो लोग ले रहे हैं, जिससे पेरेंट्स बच्चे सारे लोग घबराए हुए हैं। सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो लोग रास्ते में बैठ के आंदोलन भी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जैस अपने ऑफिस में पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने बॉस को रिपोर्ट करती है। पहले तो उसका बॉस उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं नई पोस्टिंग के लिए। इसी के साथ उसे एक केस भी सौंप देते हैं, इशप्रीत कोहली मिसिंग केस। कोई बच्चे की मिसिंग केस सुन के जसप्रीत बोलती है, मैं इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं हो सकती। पर उसका बॉस बोलता है, ये तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है जसप्रीत, हम तुमको इस केस में डाल रहे हैं तुम्हारे पुराने तजुर्बे को देखते हुए। हमें पता है कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ, पर कोई फैमिली के साथ आगे ये ना हो यह देखना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आफ्टर ऑल यू आर ए ऑफिसर। जसप्रीत के ना चाहते हुए भी केस में उसे डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जसप्रीत कोहली फैमिली के घर के पास पहुंचती है, जहां पर ऑलरेडी इनका डीआई हार्डी इन लोगों के लिए वेट कर रहा होता है। मिस्टर एंड मिसेस कोहली का बच्चा इशप्रीत कोहली, जो कि स्कूल से लौट रहा होता है, अचानक बस से उतर जाता है। फिर वो घर नहीं लौटता। फिर ये लोग पूछताछ शुरू करते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा था, वो कोई भी गलत काम नहीं करता, अचानक से वह गायब हो गया, बस से उतर गया। फिर फैमिली हिस्ट्री के बारे में जसप्रीत पूछना शुरू करती है, जहाँ पर यह पता चलता है कि इशप्रीत अडॉप्टेड होता है। इंडिया से उसके पापा उसको अडॉप्ट करके यूके लाए थे। इसी के साथ ये भी पता चलता है कि दिलजीत कोहली का भाई भी इधर रहता है, पर इन लोगों के साथ उसका रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, मानो खराब ही है। बिजनेस में उसके भाई ने उसको धोखा दिया है। जहाँ पर यह भी पूछते हैं कि उसके साथ घर में किसी का झगड़ा हुआ था या आप दोनों के बीच कोई आपसी झगड़े जिससे बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ा हो। दिलजीत बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, घर पे नहीं हुआ था, सब कुछ घर में बिल्कुल सही है। पर उसकी माँ बोलती है, नहीं ऐसा हुआ था, जब से उसके मामा ने उसे चाटा मारा है तब से वो थोड़ा अपसेट रहने लगा था। तब जसप्रीत पूछती है, असलियत में क्या हुआ था? असलियत में सिगरेट पीते हुए इशप्रीत को उसके मामा ने देख लिया था। तब सिर्फ उसको चाटा ही नहीं मारा, इंस्टाग्राम पर वीडियो भी अपलोड कर दी, जिससे उसे थोड़ा इंसल्ट फील हुआ। साइड में खड़ा हुआ हार्दिक, जो कि दिलजीत का छोटा भाई है, बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग इन सारी बातों को आप क्यों बोल रहे हो? भांजे को मिसिंग हुए बहुत टाइम हो चुका है, आप लोग उनको ढूंढिए। पर जैस बोलती है, ये एक प्रोसीजर है जो हमें करनी पड़ेगी। उधर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग हेडक्वार्टर पहुंचते हैं एंड बस के अंदर वाले सीसीटीवी फुटेज को वो लोग प्ले करते हैं। विदेश के बस पे सीसीटीवी होते हैं। अब आप ये स्कूल बस मान लो या पब्लिक बस, वीडियो चेक करते टाइम ये पता चलता है कि इशप्रीत राय पार्क के उधर उतर चुका है। फिर पुलिस की पूरी टीम उधर जाती है एंड इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, मतलब खोजबीन पूरी रात चलती है। एक के बाद एक वो लोग कोशिश करते हैं सबूत ढूंढने के लिए। पानी में भी स्कूबा डाइव लगाया जाता है, पर कोई भी सबूत हाथ नहीं आता। पर मानो डीआई हार्डी को कुछ दिखता है, वो किसी को बुलाता नहीं। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं डीआई हार्डी बोलते हैं, तुम लोग थक चुके होंगे,
और वो अपने एक फेवरेट ऑफिसर को अपने साथ लेकर चला जाता है, जो कि उसको भाई की तरह मानता है। वो जैस को भी घर भेज देता है, ये बोलते हुए, पहला कॉल मैं तुम्हें ही करूंगा अगर मेरे हाथ में कोई लीड आई। फिर अगले दिन सुबह इनके हाथ लगती है इशप्रीत की बॉडी, जो कि देखने में लग रहा था कि पानी में डूब के मरा है, पर वो एक गाड़ी के पहले सीट पर था। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। फिर पोस्टमार्टम वगैरह होता है और पता चलता है कि पानी में डूबने की वजह से और गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई है। इशप्रीत के माँ बाप फूट फूट के रोने लगते हैं और मानो जसप्रीत को अपने बेटे का विजन इशप्रीत के अंदर दिख रहा होता है। वो भी अंदर से झंझोर चुकी थी। जसप्रीत के क्लासमेट से पता चलता है कि वो पियानो सीखने के लिए हर रोज स्कूल से बाहर जाया करता है, पर कुछ टाइम से वो गया नहीं। और दूसरी जगह हमको ये भी पता चलता है कि मिस्टर कोहली और मिसेस कोहली के बीच दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दिलजीत कोहली बाहर एक लड़की के साथ अफेयर में थे, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो इशप्रीत को पियानो सिखाती थी। दिलजीत चाहता था कि उसका लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, और दिलजीत ये भी चाहता था कि वो मिसेस कोहली से डिवोर्स ले ले। मिसेस कोहली हमेशा डरी सहमी रहती है। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और मिस्टर कोहली भी। माँ बाप में तो बच्चे के लिए बहुत प्यार था, और इंट्रोगेशन में यह जसप्रीत को भी पता चल चुका था। पर प्रोसीजर के लिए इन दोनों के बारे में पूछना पड़ता है कि जिस दिन इशप्रीत मरा था उस दिन ये दोनों कहाँ थे। दोनों ही अपना जस्टिफिकेशन दे देते हैं और वो सही भी बैठता है। फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है। जिस गाड़ी में इशप्रीत की बॉडी मिली थी वह गाड़ी और किसी की नहीं, दिलजीत के भाई की होती है, जो कि उसका बेटा चलाता है। वो नशे की सारी सामग्री लेता था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। जहां पर पुलिस को पता चलता है वो दोनों उस दिन उधर गए थे। फिर उनको कस्टडी में लिया जाता है। शाकिब टोटली डिनाई कर देता है। फिर जब उसे गाड़ी दिखाई जाती है, फोटो दिखाई जाती है, तो वो बोलता है क्या खुली पार्क में कोई जाकर घूम नहीं सकता। और बाहर के देशों में तो मुजरिमों को या सस्पेक्ट को भी खुद का लॉयर मिलता है, जो कि ऑब्वियसली स्टेट ही प्रोवाइड करता है। और शाकिब का इंटरव्यू कर रहा होता है। डीआई हार्डी मानो उससे कुछ पर्सनली दुश्मनी रखते थे। डीआई हार्डी मानो उनकी कुछ पर्सनली दुश्मनी थी उससे। हर एक केस में घुमा फिरा के वो उसका ही दोष निकाल रहे थे, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि उसने कैसे मर्डर किया, क्या कुछ किया। फिर भी हार्डी हर एक टाइम उसे ही पॉइंट आउट कर रहा था। जब कुछ प्रूफ नहीं होता तो लॉयर बोलता है इसका मोटिव क्या है, तुम मोटिव पहले ढूंढ के लाओ फिर इसको सस्पेक्ट बोलना। फिर भी हम देखते हैं कि उसको पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है। शाकिब के फैमिली वाले, जो कि दिलजीत के भाई होते हैं, वो आते हैं अपने बच्चों के बीच में सुलह करवाने और यह बोलने कि मेरे बच्चों ने कभी भी तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं चाहा। भले ही हमारे बिजनेस में कुछ अनबन रही होगी, पर मेरा शाकिब तुम्हारे लड़के इशप्रीत को कभी मार नहीं सकता। पर दिलजीत के सर पे मानो खून सवार था, क्योंकि सारे एविडेंस शाकिब के खिलाफ ही थे और बिजनेस में भी इसने उसको धोखा दिया था। तो गुरुद्वारे के सामने ही दोनों भाइयों के बीच हाथापाई हो जाती है। कुछ टाइम बाद फैमिली हिस्ट्री ढूंढते ढूंढते इशप्रीत के नाम का $2 मिलियन का इंश्योरेंस का पेपर मिल जाता है जसप्रीत को। फैमिली के सारे लोग ही सस्पेक्ट है। इशप्रीत के मामा के बारे में भी खोज लेने में यह पता चलता है कि उसका मामा पहले ऐसे नशीले पदार्थ का बिजनेस किया करता था। तो सस्पेक्ट की लिस्ट में इसकी पूरी फैमिली आ जाती है। फिर जसप्रीत जेल में जाती है शाकिब से बात करने के लिए और असलियत में उस दिन क्या हुआ था ये पूछने के लिए। पर वो बोलता है तुम डिटेक्टिव हो, तुम खुद पता लगा लो। जसप्रीत जब बोलती है कि तुम्हारे माँ बाप किस हालत में है, तब मानो वो बोलता है। वो कहता है मेरे दोस्त के साथ उधर बैठ के थोड़ा नशा कर रहा था, जब मैं देखता हूँ कि उधर इशप्रीत आता है और बोलता है मेरे पास एक पैकेट है, तुम लोग खरीदोगे। मेरी दोस्त खरीदती है पर उसमें $30 कम थे। वो पैसे लिए बिना पैकेट नहीं बेचता। मैं उसे बोलता हूँ तुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो इधर से भाग जा, पर वो बोलता है पैसे लिए बिना मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी माँ को भी मैं बोल दूंगा कि तुम लोग इधर क्या कुछ कर रहे हो। भले ही वो ये सब कुछ कर रहा था। ये बात सुनने के तुरंत बाद मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो मैं उसका सर पकड़ के नदी में डुबा देता हूँ और वो बहुत पानी पी जाता है और मानो वो हाफ रहा था और उसे मैं वार्निंग देके छोड़ देता हूँ। वो खुद भी नशे के सामान बेच रहा था जो कि उसके मामा ने उसे दिए थे। वो उम्र में मुझसे छोटा है, इसलिए मैंने उसे उधर ही छोड़ दिया, उसे ज्यादा मारा नहीं। फिर वो हाफते हाफते उधर से चला गया। मैं मेरे जिस दोस्त के साथ गया था उसके साथ मेरे संबंध हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। हम दोनों इंटीमेट हुए थे और नदी में नहा रहे थे। कुछ टाइम बाद मेरे पैरों में कुछ टकराता है और मैं जब नीचे डुबकी लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो इशप्रीत की बॉडी है। मैं बहुत ही घबरा चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वो नहीं मानी। वो बोलती है अगर मेरे घर में किसी को पता चलेगा तो वो मुझे मार देंगे। मेरे पास पापा की कार की चाबी थी पर पानी में ही खो गई थी,
तो मैंने उसे गाड़ी में बिठा दिया और खुद उधर से भाग गया। दूसरी जगह हम हार्दिक को देखते हैं जो कि उसकी भाभी मतलब मिसेस कोहली से अट्रैक्टेड था, पर उसकी भाभी उसे भाव नहीं देती और हमेशा घर से दूर भगा देती है। दूसरी जगह पुलिस को ये भी एविडेंस मिल चुका था कि पियानो टीचर के साथ मिस्टर कोहली मतलब दिलजीत का अफेयर चल रहा होता है, जिसके पास जसप्रीत पियानो सीखने के लिए जाता था। शक भी उनके ऊपर भी बैठता है। जसप्रीत ने उनका भी इंट्रोगेशन किया पर खास कुछ पता नहीं चला। वो सिर्फ यही बताती थी कि मैरिज में दिलजीत खुश नहीं था, वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ वो रहे, वो मेरे साथ खुश है। फिर जब दिलजीत का इंट्रोगेशन किया जाता है और $2 मिलियन इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है तो वो रोते हुए बोलता है, मैं मेरे बेटे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता। और जसप्रीत बोलती है, तुम्हारे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है और $2 मिलियन से तुम्हारा यह बिजनेस 2 बार खड़ा हो सकता है, कोई भी ललचा सकता है। और तुम्हारे बच्चा सगा थोड़ी ना था, ये तो तुमने अडॉप्ट किया था। पर इस बात को मानने के लिए दिलजीत बिल्कुल भी नहीं मानता, वो डिनाई कर देता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि उसकी भाभी को मॉलेस्ट करने के लिए हार्दिक जाता है और उधर राइट टाइम पे पहुंच जाता है दिलजीत और उसके भाई को वो एक बर्तन से पीट के मार देता है। फिर पुलिस स्टेशन में इन दोनों को बुलाया जाता है और मिसेस कोहली से पूछा जाता है कि आपके पति आपके साथ कभी वायलेंट हुए हैं। वो बोलती है, बहुत बार हुए हैं, पर बिजनेस जब से खराब हुआ और जब से इनकी माँ मरी है तब से वो ज़्यादा वायलेंट होने लगे। और ये उनका सगा छोटा भाई नहीं है, इनका पिंड का ही लड़का है। जब महज 6 साल का था तब से ही हमारे साथ है। मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया, पर वो इतने हद तक जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और दूसरी जगह हम देखते हैं डीआई हार्डी शाकिब के दोस्त को घर से उठा के ले आते हैं। जंगल में लाने के बाद इंट्रोगेशन करते हैं कि तू सच सच सब कुछ बताएगा कि शाकिब ने ये सब कुछ किया है। फिर हम देखते हैं उधर जसप्रीत आ जाती है पूरी पुलिस फोर्स के साथ। जब उसे ये पता चलता है तब हमें पता चलता है कि डीआई हार्डी की बहन भी नशे की एडिक्ट हो चुकी है, जिसको माल सप्लाई शाकिब किया करता था। इसलिए पहले दिन से जब उसे मौका मिला वो उसको फंसवाना चाहता था। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। पर वो कातिल नहीं था, कोई ना कोई तो लीड छूट रही थी। इशप्रीत की जब बॉडी मिली थी उधर 2 डीएनए सैंपल मिले थे। एक शाकिब का होता है जिसने पहली बार उसे डुबाया था और दूसरा किसी लड़की का होता है जिसके ऊपर कभी भी वो शक ना जाए। जसप्रीत उसके डीएनए के साथ मैच करने के लिए बोलती है और वो डीएनए 100% मैच भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस कोहली देश छोड़ के जा रही होती है और उनको एयरपोर्ट पे पकड़ती है जसप्रीत। फिर आता है कन्फेशन का टाइम। वो बोलती है, जब मेरी शादी दिलजीत से हुई थी तब से मेरा जीवन झंड हो चुका है। इंडिया से लाके मुझे यूके पटक दिया, फिर इधर में नौकरानी बनी इसकी और इसकी माँ की, फिर एक बच्चा अडॉप्ट किया, वो मेरी मर्जी से नहीं था, इन दोनों को चाहिए था। पहले इसकी बूढ़ी माँ को देखो, फिर इस बच्चे को, फिर इस जानवर को। मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था वो तो प्यार ढूंढता था उस म्यूजिक टीचर के पास। और जिस 6 साल के बच्चे के बारे में बात कर रही थी ना, वो जब थोड़ा बड़ा हुआ मुझे अटेंशन देने लगा, भाभी भाभी पुकारता था और मेरे इर्द गिर्द घूमता था। मुझे लगा कोई तो मुझे अटेंशन दे रहा है, पर मर्दों वाली प्रॉब्लम, वो अपनी लाइन भूल जाते हैं। वो चाहता था कि वो मेरे साथ सोए, पर मेरी मर्जी नहीं थी। मैं सिर्फ चाहती थी मेरे बातों पे वो नाचे। मैंने दिलजीत को तकलीफ पहुंचाने के लिए इसको राजी कराया कि उसको मैं वो दूंगी जो वो चाहता है। इसके बदले इशप्रीत को उसे खत्म करना पड़ेगा। जब शाकिब ने उसे पानी में डुबा के छोड़ा था, उसको रास्ते में मिला था हार्दिक और मौके का फ़ायदा उठा के उसने उसको डुबा के मार दिया। पर उसको गिल्टी फील होने लगा कि उसने ये क्या कुछ कर दिया। मुझे बोलने लगा, मेरे साथ भाग चलो। फिर मैंने बोला, मेरे साथ जितना भी तुम्हारा रिश्ता है तुम खत्म कर दो। जब उसने मना किया तब मैंने नाटक किया कि उसने मेरा रेप करने की कोशिश की और तब गुस्से में दिलजीत ये सब कुछ देख लेता है और उसे मार देता है। मुझे पता था दिलजीत शॉर्ट टेम्पर्ड है। तब जसप्रीत को गुस्सा आता है। वो बोलती है, हार्दिक और इशप्रीत दोनों ही बच्चे थे, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना था तो तुम दिलजीत पे निकालती। फिर मिसेस कोहली बोलती है, आप समझे नहीं, मैंने गुस्सा उसके ऊपर ही निकाला। इशप्रीत को वो बहुत प्यार करता था, अगर वो प्यार वो मुझे देता जो मुझे चाहिए था तो कभी ये नौबत आती ही नहीं। वो बच्चे तो मर गए, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। उसे कस्टडी में ले जाया जाता है। तब वो जाती है दिलजीत से बात करने के लिए। दिलजीत बोलता है, अगर शॉर्ट टेम्पर के चलते हुए मैं इसे भी मार देता तो अच्छा होता। बांझ है वो, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसे रख के मैं क्या करूं? और यह बात सुनने के बाद जसप्रीत उसे एक चाटा लगाती है।
अब अगर इस मूवी की एक के बाद एक कड़ी जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई अपनी जगह जस्टिफाइड है। मुझे तो एक्सप्लेन करते टाइम ही लगा, पर कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चों को मार के रिवेंज लेना ये सही है। मैं मूवी के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। फिर हम देखते हैं जसप्रीत मानो अपने बच्चे के ट्रामा से धीरे धीरे उभरने लगी थी, और इसी के साथ द बकिंघम मर्डर्स ये मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।